हम लोगों ने स्टार्ट किया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और पढ़ रहे हैं प्लेटो। इसमें जस्टिस तक हमारी चर्चाएं हो चुकी है। प्लेटो का जो न्याय है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम एजुकेशन, आइडियल स्टेट और उसका कम्युनिज्म मुख्य तौर पे इस पे आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ बीच में बहुत सारे और भी बातें आ जाती हैं। अलग अलग लेक्चर्स का यही फायदा होता है, कुछ अलग टॉपिक से उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो सब चीजें आप ध्यान देंगे। मैं चाहूंगा कि आप पेपर और पेन लेके साथ में बैठे, है ना। पेपर कहना ज्यादा अच्छा नहीं रहे, कॉपी लेके बैठे, ताकि कुछ अगर इंपॉर्टेंट बात आपको जो भी लगे उसको आप नोट कर लें। बाकी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, आप प्रिंट आउट निकाले ही हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटो के। सीधी आज बात करेंगे आइडियल स्टेट पे, और इस आइडियल स्टेट बनेगा कैसे, इसके लिए एजुकेशन और कम्युनिज्म दो टूल्स है ना। दो के दो जो है साधन है आइडियल स्टेट बनाने के लिए, है ना, या न्याय की स्थापना करने के लिए दो साधन का यूज किया जाता है। तो ये चीजें पे हम लोग बात करेंगे। यानी मीन्स, अगर प्लेटो चाहता है कि मेरा आइडियल स्टेट बने तो इसके लिए वो दो मीन्स का यूज करता है, कम्युनिज्म और एजुकेशन। ऐसे भी कह लें कि प्लेटो कह रहा है कि न्याय की स्थापना की जाएगी। आइडियल स्टेट क्यों बनाया जा रहा है? ताकि न्याय की स्थापना हो सके, है ना। और आपको एक बात मैं पुनः ध्यान दिला दूं, प्लेटो का जो बहुत फेमस जो कृति है, डायलॉग्स जो है, वो द पॉलिटिक्स है ना। क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। ये अरिस्टोटल का है। प्लेटो का तो रिपब्लिक है ना, जो उसने कहा पोलिटिया, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया तो रिपब्लिक हो गया। तो जो डायलॉग्स है रिपब्लिक, इस रिपब्लिक पुस्तक में उसने एजुकेशन, आइडियल स्टेट और कम्युनिज्म ये सबकी चर्चा किया है। और जो हम लोग जस्टिस, थियरी ऑफ कैब, थियरी ऑफ आइडिया, थियरी ऑफ फॉर्म, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं, वो सब चीजें उसने रिपब्लिक बुक में ही लिखा है। कभी कभी मैच कराने के लिए पूछ देते हैं, तो बुक्स जब हम पढ़ रहे थे तो इस पे हमने चर्चा किया था, मैं आपको पुनः ध्यान दिला दिया। अभी हम आइडियल स्टेट पढ़ेंगे कि प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है ना। इस किस प्रकार का आइडियल स्टेट है, इस आइडियल स्टेट को धरती पे उतारा कैसे जाएगा, है ना। आपको पता है प्लेटो ने बाद में स्वतः ही स्वीकारा है कि मेरा जो आइडियल स्टेट है वो केवल आइडिया में ही हो सकता है, धरती पे तो नहीं हो सकता। इसलिए इसको बादलों का नगर कहा जाता है ना। तो ये सब बातें तो है ही। अब देखिए आइडियल स्टेट जो है, इसकी अगर हम तुलना करना चाहें, आइडियल स्टेट अगर हम इसकी तुलना करना चाहें तो मार्क्स कहता है, जो कम्युनिज्म आपने सुना होगा, साम्यवाद, उसको आप मान लीजिए। मार्क्स क्या चाहता है? सबसे अच्छा क्या है? कम्युनिज्म। गांधी जी क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि राम राज सबसे अच्छा है, एक ऐसा राज जिसका नाम है राम राज, है ना। तो हर किसी का अपना अपना एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाना है और वहां पे उनको लेके जाना है। अब जॉन लॉक को ही एक एग्जांपल लेते हैं। जॉन लॉक क्या कहता है? वो तो व्यक्तिवादी, वो कहता है कि जहां फुल फ्लेज फ्रीडम मिलेगा तो ये बढ़िया है, ये ऐसे राज बनाना, ये तो सबसे अच्छा राज होगा। तो इसी तरह से, हालांकि वो आइडियल स्थापित नहीं किया है जॉन लॉक, लेकिन हम गांधी की अगर बात करें तो वो आइडियल मान रहे हैं, वो एक मानक फिक्स किया है कि इस प्रकार का राज होना चाहिए, है, जिसको आमतौर पे कभी कभी यूटोपिया, आइडियल उसको बोलते हैं जो कि कभी हो नहीं सकता। ऐसा इसकी तुलना पहुंच गई है विचार में कि जो चीजें नहीं हो सकती उसको आइडियल, उसको बोला जाता है यूटोपिया, कि ये यूटोपियन है। तो प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसको यूटोपिया कह दिया गया, गांधी के जो रामराज है उसको यूटोपिया कह दिया गया। तो यूटोपिया एक बुक भी है जिसको थॉमस मूर ने लिखा था, तो इसको आपको ध्यान रखना है ना। 15वीं शताब्दी के आसपास उसने लिखा था, डेट मैं एक्चुअली रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर वो पहले का है। तो ये सब चीज है। तो ये जो आइडियल स्टेट है, इसको संज्ञा तो प्राप्त हो गया है यूटोपिया का, कि ये तो बस कल्पना ही, कोरी कल्पना है, रियलिटी नहीं हो सकती। पर अभी हमको सीयूटी सिलेबस में दिया गया है, तो आप इतना समझे कि यूटोपिया कहा गया है, पर है क्या उसको जानते हैं। तो प्लेटो के जब हम आइडियल स्टेट पढ़ने जाते हैं तो हमें कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहां ध्यान ये रखना है कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है यानी आंगिक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सावयवी, है ना। इसको हिंदी में सावयवी बोलते हैं या आंगिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक है। हमने आपको बताया था प्लेटो एनालॉजिकल मेथड का यूज करता है। मेथड में क्या किया जाता है, किसी चीज को सत्यापित करने के लिए किसी दूसरे चीज से तुलना किया जाता है ना, उसके सदृशता खोजी जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ प्लेटो जो एक राज के बारे में समझाने के लिए वो क्या कह रहा है कि राज कैसा है, तो कह रहा है कि राज जो है वो एक शरीर है, ये एक पूरे शरीर की तरह है ना, एक सजीव की तरह है, यानी कि ये जीव है इसमें।
चूंकि ये जीव है तो इसी से बन गया जैविक। तो हिंदी में बहुत सारे नाम आ जाते हैं। जैविक, प्लेटो का राज कैसा है? जैविक राज है। प्लेटो का राज कैसा है? सावयवी राज है। प्लेटो का राज कैसा है? आंगिक राज है। सबसे अच्छा इंग्लिश में बोल लें कि प्लेटो का जो राज है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी कि जीव से इसकी तुलना किया गया है। और प्लेटो सदृशता कैसे खोजा है कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का इच्छा होता है, इस व्यक्ति का अपना कुछ उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करना चाहता है ना। इसमें ये जो शरीर है, तो शरीर तो होल है, तो इस तरह से आप जो स्टेट है उसको आप शरीर से तुलना कीजिए, शरीर से तुलना कीजिए। और जो इस शरीर का, ये शरीर का हाथ हो गया, बाल हो गया, नाक हो गया, है ना, नाखून हो गया, एक अंगुली हो गया, उससे अलग अलग चीजों की तुलना कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेटो स्पष्ट यही नहीं बोला है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कि अगर इस स्टेट में कोई एक व्यक्ति है, छोटा सा इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति है, तो ये कह रहा है इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति है, तो प्लेटो कह रहा है कि ये जो इंडिविजुअल और स्टेट, जब दो व्यक्ति की यहां तुलना होगी और यहां पे जब चर्चा होगी, तो आप व्यक्ति बराबर राज्य माने, है ना। और इस राज में जो व्यक्ति है वो इस व्यक्ति के क्या है, एक उंगली के बराबर है, नाखून के बराबर है, उसके बाल की बराबर है। यानी ये जो पूरा होल शरीर है वो इंपॉर्टेंट है, पूरा राज ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है वो बहुत ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक व्यक्ति पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाए। व्यवस्था ऐसी बनाया जा रहा है कि व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। व्यक्ति राज के बिना रह ही नहीं सकता, वो राज में ही रहेगा तो संभव है सब कुछ। उसका अगर सर्वांगीण विकास करना है, अगर अपना कंप्लीट उसको अगर चाहिए कि मेरा डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए उसको राज में रहना होगा। और स्टेट का अपनी इच्छा है, ये इस स्टेट में अच्छा उसको माना जाए जो स्टेट की बात माने, और जो स्टेट ने निर्धारित किया है इसका, इस स्टेट जो आइडियल स्टेट है उसका जो रूलर है वो फिलोसफर किंग है, उसके द्वारा बनाए गए नियमों को माने, चैलेंज नहीं करे। क्यों भाई? क्योंकि फिलोसफर किंग जो है 50 साल तक पढ़ा है। हर किसी के पास तर्क बुद्धि नहीं होता है, भगवान सबको दिए हैं, सब विजडम सबके दिमाग में है, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसका जो विजडम है वो सद्गुण है मस्तिष्क में। व्यक्ति डेवलप कर ले, कुछ व्यक्ति नहीं डेवलप करते हैं तो उनके मस्तिष्क में अंधकार रहता है, ज्ञान नहीं आता। तो हर व्यक्ति अपने मस्तिष्क को डेवलपमेंट नहीं करता, तो जो डेवलप करता है वो कौन है? फिलोसफर किंग बनेगा। तो चूंकि ये तर्क इसके पास है, ये जान चुका है रियलिटी क्या है, ये जो जगत है, एलोगरी ऑफ कैव याद कीजिए, गुफा का दृष्टांत, ये जो यथार्थ जगत जो हमें दिख रहा है वो सब झूठा है, मिथ्या है। सच तो विचार होते हैं, आत्मा होता है, फॉर्म होता है, आइडिया होता है। चूंकि वो फिलोसफर किंग जान चुका है, इसलिए फिलोसफर किंग जो भी कुछ कहेगा, जो भी निर्णय ले रहा है, उसी को सर्वमान माना जाएगा। इस व्यक्ति के द्वारा इस राजा को चैलेंज नहीं किया जाएगा। आपको ऑर्गेनिक थियरी में यह ध्यान रखना है कि प्लेटो का जो स्टेट है वो ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब उसने राज्य की तुलना एक सजीव से किया है। राज जो है, स्टेट जो है, वो एक जो जीवित लिविंग विंग होता है उसके समतुल्य होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है। पूरा व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, उंगली इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उंगली कट भी जाए तो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से ये है, जो राज है वो राज होल है, वो इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि हर आदमी का कल्याण होगा, हर व्यक्ति का जस्टिस होगा। लेकिन मूल बात ध्यान किस पे देना है? स्टेट पे ध्यान देना है, क्योंकि ये स्टेट जो है वो है साध्य, साध्य यानी इंड, और व्यक्ति जो है वो क्या है? वो है मीन्स। और चूंकि आप ये बात जान चुके हैं बेसिक में कि अगर ऐसा विचार जो रखता है उसको हम क्या बोल देते हैं? आइडियलिस्ट। ये तो आइडियलिज्म का विचार है। इसका मतलब प्लेटो क्या है? आइडियलिस्ट है। तो हम सबको पता है प्लेटो है, अरस्तु है, वर्तमान आधुनिक रूप में देखो तो हीगेल है, ये सारे क्या है? बोसांके है, ये सारे क्या है? आइडियलिस्ट है। तो प्लेटो आइडियलिस्ट है, तो उसके जो भी विचार हैं उसमें पूरा दिखेगा। जो आइडियलिस्ट होंगे आप वो ऑर्गेनिक मानेंगे, है ना। तो हमने प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसका विशेषता जान लिया। एक विशेषता ये जान लिया कि इसका स्टेट कैसा है? ऑर्गेनिक है। अब हम दूसरा विशेषता जानेंगे। दूसरा विशेषता हम प्लेटो का स्टेट का जानेंगे, यह जानेंगे कि ऑर्गेनिक के बाद और क्या इसका विशेषता हो सकता है। तो इसका जो रूलर होगा वो होगा फिलोसफर किंग।
फिलोसफर किंग है ना, दार्शनिक राजा। आप स्पेलिंग इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, दार्शनिक राजा। यानी कि इस आइडियल स्टेट को रूल कौन करेगा, तो दार्शनिक राजा करेगा। और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि वो पढ़ेगा बहुत दिनों तक, उसको तर्क का बहुत सारा नॉलेज हो चुका है, दर्शन का नॉलेज हो चुका है, तो उसको सर्व माना जाएगा, उसको चैलेंज नहीं करना है ना। इसीलिए अब देखिए ये सारा कंट्रोल हो रहा है इसमें ना, हो रहा है ना कंट्रोल, क्यों? क्योंकि फिलोसफर किंग है वो अब सर्वा हो गया है। तो आधुनिक समय में एक टर्म आता है टोटालिटेरियनिज्म। टोटालिटेरियनिज्म यानी सर्वाधिकारवाद, सर्वाधिकारवाद यानी टोटालिटेरियन निज्म, टोटालिटेरियनिज्म। ये देखो सर्वाधिकारवाद टाइप का लग रहा है, क्योंकि वो हर चीज कंट्रोल कर रहा है। कुछ ऐसे होते हैं, देखो तानाशाह क्या होता है, सत्तावाद क्या, अथॉरिटेरियन क्या है, अथॉरिटेरियन उसको बोलते हैं जो पॉलिटिकल फील्ड में कंट्रोल करता है। लेकिन जो टोटालिटेरियनिज्म होता है वो इवरी जो फील्ड है उसको कंट्रोल कर लेता है। वो साहित्य को भी कंट्रोल करेगा, व्यक्ति को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो सब भी कंट्रोल करेगा, ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल करेगा। उसको बोलते हैं टोटालिटेरियनिस्ट या टोटालिटेरियनिज्म, इसमें ये बात आता है। तो देखिए जो फिलोसफर किंग है और जो ऑर्गेनिक स्टेट है, इसमें ये जो आइडियल स्टेट है, इसमें रहने वाला जो व्यक्ति होगा, इस व्यक्ति को हर तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। व्यक्ति सद्गुणी यानी वर्चू, व्यक्ति को सद्गुणी बनाना है ना, ऐसी व्यवस्था करना है कि सर्व कल्याण हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, प्लेटो तो यहां तक कहता है कि राज्य में अच्छे हुष्ट पुष्ट माने अच्छा जो बच्चा जन्म लेगा उसी को रखा जाएगा। अगर वो विकलांग हो गया, कुछ अलग टाइप का हो गया, तब पहाड़ी के बाद उसे फेंक देना है। मतलब हर कुछ कंट्रोल। शिक्षा पे सेंसरशिप लगाने की माफी चाहूंगा, जो संगीत है उस पर सेंसरशिप लगाने की बात करता है। पहले वो चेक किया जाएगा, अच्छा है तो ही वो मार्केट में आएगी, तभी वो रचना होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई लिख दे रहा है, स्वतंत्रता फ्रीडम ये सब की बात बहुत नहीं करना है ना। हर चीज राज के द्वारा निर्धारित होगा। जो दार्शनिक राजा निर्धारित करेगा वही बात सच होगा, इसको मानना है ना। तो बात आती है कि ये तो लग रहा है, तो आज मॉडर्न समय में ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि हमको फ्रीडम ये वो बहुत कुछ मिल गया है। उस समय उसने सोचा होगा तो समकालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको लगा होगा कि यही बढ़िया है ना। तो उसने ये ऐसी व्यवस्था किया और आइडियल स्टेट, और उसमें जो भी व्यवस्था किया है तो उसका मानना है कि हाँ न्याय की स्थापना तो पक्का ही हो जाएगा। तो बहरहाल ये उसकी विचार है, हमको बस उसका पढ़ना है। सही है या गलत है ये आप निर्णय नहीं ले सकते, ये आपको अधिकार ही नहीं है। किसी हम पार्टिकुलर थिंकर को पढ़ते हैं तो बस उसको पढ़ते हैं और वो क्या बोला है वो सोचना है। अगर प्लेटो बोल रहा है कि मेरा जो आइडियल स्टेट है उसका जो राजा होगा वो फिलोसफर किंग होगा, वो हर चीज कंट्रोल करेगा, तो आप ये ना कहें न काहे कंट्रोल करेगा है, तो आपके कहने से कुछ न बदलेगा। एग्जाम में तो वही पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो, है ना। या प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसका रूलर कौन होगा, तो फिलोसफर किंग होगा, दार्शनिक राजा होगा, है ना। तो जो भी कुछ पूछा जाएगा, जब हम किसी थिंकर को पढ़ते हैं तो हम वो क्या बोला है उसी बात पे ध्यान देना होता है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। जो बोला है वो पढ़ना है, और कुछ थिंकर ने उसको क्या कोट किया है वो आपको ध्यान रखना है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑर्गेनिक स्टेट जो आइडियल स्टेट है वो किस प्रकार का है, ऑर्गेनिक टाइप का है। फिलोसफर किंग है, इसका रूलर जो होगा फिलोसफर किंग होगा, है ना। और इस आइडियल स्टेट में कंप्लीट हर चीज को कंट्रोल किया जाएगा, यानी स्टेट के कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। जो भी संगीत वगैरह होंगे सब पे सेंसरशिप रहेगा, है ना। यानी आप ऐसे समझे सर्वाधिकारवादी टाइप का है, और ऐसा बहुत सारे थिंकर इसके बारे में बताते हैं। आप देखिए, याद करें, जो कार्ल पॉपर है वो कहता है कि ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, बुक में वो क्या कहता है, ओपन सोसाइटी का 3 लोग दुश्मन है, कार्ल मार्क्स, प्लेटो और हीगल। प्लेटो को दुश्मन क्यों बोल रहा, ओपन सोसाइटी का दुश्मन क्यों? क्योंकि उसका जो आइडियल स्टेट है वो इस टाइप का है कि वो खुलापन वाली बातें ना है, उसमें हर चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? इस फिलोसफर, ये जो आइडियल स्टेट है, इस आइडियल स्टेट में बताया जा रहा है कि
किसको पढ़ना है यहां तक कंट्रोल किया जा रहा है। इस आइडियल स्टेट में एजुकेशन क्या है, स्टेट कंट्रोल है, प्राइवेट वाली व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ये एजुकेशन स्टेट कंट्रोल है। और कब से कब तक क्या पढ़ना है, बचपन से लेकर के, है ना, आप 20 वर्ष तक ले हुए हैं तो आपको क्या पढ़ना है, किसको पढ़ना है, हर चीज कंट्रोल हो रहा। आप देखिए अगर 20 साल पे एग्जाम होगा, अभी एजुकेशन पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात करते हैं, अगर 20 साल पे एग्जाम होगा, आप फेल हो गए, है ना, तब फेल हो गए तो सैनिक वर्ग में आप चले गए। अब आप फिर चाहेंगे कि नहीं मैं एक बार ड्रॉप लेके फिर पढ़ रहा हूं, ये मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्लेटो नहीं कह रहा कि आप एक साल ड्रॉप ले लीजिए ना, फेल हो गए तो गए काम से, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा हुई 30 साल पे कि चलो पढ़ते हैं, फिलोसफर किंग बनेंगे, नहीं, वो अकॉर्डिंग टू एज डिसाइड हो चुका है। आप 30 साल पे इनिशिएट नहीं ले सकते क्योंकि एग्जाम 20 साल पे ही था और उस एग्जाम में पास होना मैंडेटरी था। फेल हो गए तो कहानी खत्म। कोई 30 साल 35 साल का आदमी ये नहीं सोचे कि मैं पढ़ लूंगा, नहीं, आज की तरह नहीं है। आज तो आप जो मन पढ़िए और जब मन तब पढ़िए। आज तो 80 साल का बच्चा भी 80 साल का जो ओल्ड मैन है, ओल्ड वुमेन है, वो तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, कुछ सीखना चाहे सीख सकती है, वो तो डांस भी कर सकती है, रील्स भी बना सकती है। प्लेटो के आइडियल स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जब मर्जी तब पढ़ नहीं सकता है। यानी कि उसके एजुकेशन सिस्टम में, है ना, के द्वारा, आइडियल स्टेट में एजुकेशन सिस्टम के द्वारा कंट्रोल है कि तुम्हें पढ़ना क्या है, किसको क्या पढ़ना है, ये भी कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है ना। आप अपनी इच्छा से कुछ भी इनिशिएट नहीं ले सकते। तो देख रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से पढ़ नहीं सकते। गाना अपनी इच्छा से, अगर कुछ मान लो हम साहित्य लिखना चाहते हैं तो सेंसरशिप पे चेक होगा, वो कंट्रोल करना है। तो अगर लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो कहानी खत्म। और आपको पता है कि एक ग्रुप होता है जिसको कोई किसी खास प्रकार की चीजें हमेशा ठीक नहीं लगती, तुलना कर लेते हैं। इंदिरा गांधी के समय एक मूवी बना था खिस्सा कुर्सी का, और मूवी रिलीज नहीं हुआ क्यों, उस समय जो सेंसरशिप, आपको पता है हमारे देश में सेंसरशिप है, तो पास ही नहीं हुआ कि नहीं, इसमें तो प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, तो किस्सा कुर्सी का मूवी उस समय रिलीज नहीं हो पाया। तो ऐसा होता, और हर चीज कंट्रोल किया जा रहा है। तो अब कुछ भी आप बना दो, कुछ ना कुछ उसका विरोध करने वाले तो है ही। आज कोई अच्छी मूवी बन जाती है तो बहुत सारे लोग उसका कुछ अलग प्रथाओं पे अगर उसका कटोराघात करता है, तोड़ने की बात करता है, तो कुछ लोग गुस्सा जाते हैं। तो विरोध करने वाले तो हमेशा रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेंगे कि नहीं। और समाज में हमको भी पता है आज वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कि समाज में खुलापन होना चाहिए, है ना, कोई बात हो विचार रखना चाहिए, हर व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये प्लेटो के स्टेट में ना है, ये आपके स्टेट में है, इन इंडिया, इन प्रेजेंट टाइम, पहले ना था, है ना। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखो क्या 1950 के पहले था? नहीं। जब देश आजाद हुआ, संविधान ने हमें दिया, तब तो हम क्लेम कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं हमें मिले ना, मिलना चाहिए, है, हमें मिला है अधिकार, है ना। तो ये चीजें अब मिला है, अंग्रेज के जमाना भी नहीं था। तो प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसमें भी ये सब कुछ नहीं है कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी बोल लीजिए ना, हर चीज कंट्रोल किया जाएगा। आप किस प्रकार के अपना पोशाक रखेंगे, किस प्रकार के आप काम पेशा में रहेंगे, हर चीज कंट्रोल किया जाएगा। कब आप पढ़ेंगे, कब कितने एज के बाद आप नहीं पढ़ सकते, अब आपकी व्यवस्था खत्म, है ना। और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, तो हमने पढ़ा तो हम अपने अलग से पढ़ लेंगे। आज अगर सरकारी स्कूल में आपको जाने की इच्छा ना, तो प्राइवेट स्कूल रख लीजिए, है ना। कोई चाहे तो होम ट्यूशन बुला लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक व्यवस्था बनी गई है, वहां जाके रहना है ना। और देखिए जो आइडियल स्टेट है उसमें क्या कहता है प्लेटो कि जो दार्शनिक है, जो राजा बनेगा, और जो सैनिक है, सोल्जर वाला, इस तीनों को क्या बोलता है कि इसको अपना फैमिली नहीं रखना है और इसको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रखना है। पर्सनल प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति है वो नहीं रहेगा। तो अब देखो इन पर तो लगा दिया प्रतिबंध, करना ही नहीं है। अब मान लो कोई व्यक्ति ठीक हो, कुछ किसी कारणवश वो एग्जाम पास ना हुआ और उत्पादक वर्ग में आ गया, उत्पादक वर्ग में प्रोड्यूसिंग क्लास में आ गया, और इसकी इच्छा हुई 35 साल पे कि नहीं हमको कुछ पढ़ना है, तो ये नहीं पढ़ सकता। तो देख रहे हैं स्टेट में कंट्रोल है बहुत, इसीलिए कार्ल पॉपर बोल रहा है कि ओपन सोसाइटी की तो दुश्मन है ना। तो ये चीजें हैं। चलिए आप ये जान चुके हैं कि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो किस प्रकार का है। ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक नेचर का है,
फिलोसफर किंग उसका रूल करेगा, फिलोसफर किंग उसको रूल करेगा। आप ये यहां सोच सकते हैं कि कंट्रोल्ड, ये कंट्रोल्ड स्टेट है, हर चीज एवरीथिंग कंट्रोल बाय स्टेट। आप ऐसे नहीं कि कभी किसी को कुछ इच्छा होगा, वो सब चीज नहीं करना है, बहुत सारी चीजें इसमें कंट्रोल है। ठीक, इस आइडियल स्टेट में, इस आइडियल स्टेट में एक एजुकेशन सिस्टम होगा, उसी के द्वारा फिलोसफर किंग को चयन किया जाएगा, कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा, कौन रूलर में रहेगा, कौन प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा, इस एजुकेशन सिस्टम से निर्धारित होगा। इस आइडियल स्टेट में जो फिलोसफर किंग है, जो फिलोसफर किंग है और जो सैनिक वर्ग है, आप इसको डायरेक्ट गार्जियन क्लास ले लें, यानी संरक्षक वर्ग, संरक्षक वर्ग यानी गार्जियन, गार्जियन वर्ग जो है, संरक्षक वर्ग, संरक्षक वर्ग में कौन कौन आएंगे? दो लोग आते हैं, एक तो दार्शनिक राजा फिलोसफर किंग, और दूसरा आएगा सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग यानी सोल्जर क्लास, ये संरक्षक वर्ग में आएंगे यानी गार्जियन क्लास, है ना। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो गार्जियन क्लास है, इस गार्जियन क्लास को अपना फैमिली, ऐसे तो लिखते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, है ना, वाइफ्स, ऐसे हम वाइफ्स ले लेते हैं, और कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति है वो नहीं रहेगा, निजी संपत्ति नहीं रहेगा। और वाइफ्स के स्थान पे आप यहाँ फैमिली, ऐसा नहीं कि केवल वाइफ्स नहीं रहेगा, बच्चे भी उसके नहीं है, तो वाइफ्स कहना ठीक नहीं है, आप इसको अच्छा रहेगा फैमिली कहें, है ना, आप पूरा फैमिली कहें, फैमिली कहें आप। तो इस आइडियल स्टेट में, आइडियल स्टेट किस प्रकार का है? इस आइडियल स्टेट में संरक्षक वर्ग जो होगा उसका खुद का परिवार नहीं होगा और खुद का निजी संपत्ति नहीं रहेगा, इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं की गई है। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट, अगर आपसे कोई पूछता है प्लेटो का आइडियल स्टेट क्या है, तो आपको कहना कितना है? बस इतना बात कहना है, प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का एक चिंतक है जिसने अपना एक डायलॉग्स लिखा, वो बहुत फेमस है, नाम है द रिपब्लिक। उसमें उसने अपने आइडियल स्टेट का चर्चा किया है। चर्चा में ये बताया है कि जो आइडियल स्टेट है वो ऑर्गेनिक नेचर का है, ऑर्गेनिक नेचर का है। उसके बाद आपको बता देना है इस आइडियल स्टेट का जो रूलर होगा, जो उसका कंट्रोल करेगा, राज करेगा, वहां फिलोसफर किंग होगा। इस आइडियल स्टेट में सेंसरशिप की व्यवस्था होगी, संगीत पे सेंसरशिप रहेगा, साहित्य पे सेंसरशिप रहेगा, यानी हर चीज, ये संगीत और साहित्य तो हमने आपको बता दिया, साथ में और भी जो भी चीजें हैं अदर एक्टिविटी, हर चीज को राज के कंट्रोल में रखा जाएगा। एजुकेशन सिस्टम भी राज के कंट्रोल में है ना। तो बहुत सारे चीज, है ना, बहुत सारे चीज राज के कंट्रोल में है, कंट्रोल बाय स्टेट। उसके बाद हमने आपको बताया कि इस राज कंट्रोल एक एजुकेशन सिस्टम होगा, उसी से निर्धारित होगा कौन सा व्यक्ति किस वर्ग में जाएगा। और हमने बताया कि संरक्षक वर्ग जो गार्जियन क्लास है उसके लिए व्यवस्था किया गया है प्लेटो के द्वारा कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते और आपका कोई जो पर्सनल फैमिली है ना, जिसमें वाइफ्स बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसमें हम चर्चा करेंगे जब हम प्लेटो की एक कम्युनिज्म पढ़ेंगे तब। तो हमने आपको प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है उसके बारे में कुछ नेचर आपको मैंने बताया, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, फिर हम कम्युनिज्म पे जाएंगे, है ना। अगर अभी किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं है तो हम तुरंत ही स्टार्ट करते हैं प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? सर ये सेंसरशिप का मतलब क्या था, एक बार फिर से बताएंगे? किस चीज का मतलब? सेंसरशिप। हाँ सर। देखिए सेंसरशिप क्या होता है, जैसे हमारे ही आज देश में तुलना कर लेते हैं, कोई संगीत की रचना होती है, कोई मूवी बनता है,
तो मूवी बनता है ना, तो ऐसा नहीं कि आज मूवी बना और कल यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और चाहे सिनेमा घर में लगा दे तो हो गया काम, ऐसा नहीं होता। वो मूवी पहले वेरीफाई होती है गवर्नमेंट के थ्रू, उसका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो कि वो चेक करता है कि इस मूवी में ऐसा चीज तो नहीं है जो गलत है, ऐसा तो नहीं है जो समाज को बुरा प्रभाव दे सकता है। तो हर चीज पहले चेक होती है ना, और चेक होने के बाद वो आता है मार्केट में। अब देख रहे हैं जैसे मूवी स्टार्ट होता है तो एक सर्टिफिकेट आता है, वही है सेंसरशिप, यानी वो चेक होके आया है। अब आप कभी कभी सोचेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया, कुछ तो ऐसे ऐसे मूवी आते हैं जो गजब कहीं रहते हैं और वो भी चेक होके आता है। तो हाँ, सब चेक होके आते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। हालांकि चूंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं तो इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं होती है ना। आमतौर पे जो राइटर होते हैं, मूवी निर्माता होते हैं, जो भी लोग, वो लोग अपने हिसाब से उसको बात करते हैं। कहानी का जो डिमांड होता है वो सब चीजें बताई जाती है, तो उसके हिसाब से वो रहता है। अगर थोड़ा मोड़ा गलत पार्ट्स होता है तो उसको लोग रिमूव कर लेते हैं। तो ये मार्केट में हमेशा चर्चाएं नहीं है कि किस मूवी में से ये पार्ट हटाया गया है। हो सकता है एक बड़ा सा मूवी बना, उसमें से कुछ पार्ट ठीक नहीं लगा, सेंसरशिप ने से जो भी वेरीफाई करने वाले हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उन लोगों ने कहा तो उसको वो लोग एडिट कर देते होंगे। तो ये चीजें होती है, पहले बाकायदा चेक होता है। और इसमें क्या क्या चेक होगा, जो साहित्य की रचनाएं हो रही है, जैसे कोई कहानी, कविता, कुछ भी लिख दिया जा रहा है, ये सब चीजें प्लेटो के राज में चेक होता है ना। तो हालांकि ये सब चीजें तो मूवी वगैरह जो भी संगीत बनता है, मूवी वगैरह बनता है, ये सब चीजें तो वर्तमान समय में भी चेक होता है हमारे स्टेट में, हमारे भारत में। लेकिन उस तरह से चेक यहाँ वर्तमान समय में नहीं होता, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है और अभी हम उदारवादी सिस्टम के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लेटो का आइडियल स्टेट नहीं है, इसलिए कठोर नियंत्रण नहीं है। पर आज की तुलना में अगर इमरजेंसी के समय आप जाएं, मैंने आपको बताया था किस्सा कुर्सी का, इंदिरा गांधी पे कहानी बना था, मूवी बनाया गया था, वो नहीं रिलीज हुआ क्योंकि सेंसरशिप ने उसको नहीं दिया, कहा कि नहीं आप तो सीधे व्यवस्था के खिलाफ में लिख दिए हैं, बना दिए हैं मूवी, तो वो नहीं आया मार्केट में। उस समय उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो जो भी संगीत आप लिख रहे हैं, जो म्यूजिक आपने किया है, जो आपने लिटरेचर लिखा है, उससे समाज में कोई बुरा इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, इसकी चेक करने की बाकायदा एक व्यवस्था होगी और वो चेक करेगी। अगर सब ठीक पाया गया है ना, समकालीन परिस्थितियों के अनुसार अगर बढ़िया है तो ही वो मार्केट में आएगा, है ना। ये सब चीजें होती है सेंसरशिप में। तो आप इतना ओवरऑल ध्यान रखें कि जो प्लेटो का स्टेट है उसमें कंट्रोल जो सिस्टम है, वो कंट्रोल सिस्टम की बातें उसमें की गई है। एजुकेशन भी कंट्रोल है, संगीत क्या होगा, आप क्या सुन सकते हैं, वो सब कंट्रोल है। आप क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, हर कुछ कंट्रोल है। यहां तक कि आपकी पत्नी, जैसे अगर कोई राजा है, फिलोसफर किंग है, वो तो पत्नी नहीं रख सकता, तो ये कंट्रोल है ना, उस पर बाध्यता है कि तुम नहीं कर सकते। सैनिक वर्ग का है, जो सोल्जर क्लास है, वो भी नहीं रख सकता। तो ये सब चीज है। और प्रोड्यूसिंग क्लास में जो चला गया है उसकी बाध्यता है कि तुम नेता नहीं बन सकते। लेकिन आज क्या है, आज कोई भी हो, अगर वो वोट में खड़ा होने लगे और वो एक निश्चित मात्रा तक वोट प्राप्त कर लेता है तो संसद भवन में जा सकता है और वो देश का कंट्रोल, वो जो भी शासन व्यवस्था है वो चला सकता है। लेकिन उसके जमाने में ये नहीं है, ठीक है। तो उसकी अपनी विशेषता है, उसकी अपनी क्रिटिसिज्म है, कुछ गलतियां हैं, मैंने उसकी, हम कहते हैं कि ये इसका विशेषता है, कुछ गुण है, कुछ अवगुण है, तो वो अलग बात होती है कि क्या इसका अच्छा है। जब हम, आप जब खुद आएंगे बीएचयू या अदर यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे, वहां प्लेटो पढ़ेंगे और जब फिर से पढ़ेंगे तो आइडियल स्टेट के बारे में बहुत पढ़ के उसमें क्रिटिसिज्म होता है, उसके फीचर्स बताइए, बहुत कुछ चर्चाएं करनी होती है। तो अगर आप इतना बातें याद रखेंगे तो भी आप अपना काम कर लेंगे। आप खुद से बैठ के जब सोचेंगे क्या इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी, ये तो यूपीएससी का एग्जाम है नहीं कि एकदम थोड़े से शब्दों में लिखना है, नहीं। यूनिवर्सिटी रहता है, एक क्वेश्चन आया पूरा भरपूर लिखना रहता है ना, जितना लिख सकते हैं। तो जब आप उसको लिखेंगे और क्रिटिसिज्म देंगे, तो हमारे तो यहाँ प्रोफेसर ऐसे बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म तुम्हारा है, वो किस आधार पर क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग रीजन देना है। बाकी तुम कुछ भी क्रिटिसाइज करो, माने किसी चीज को आप कहो कि ये गलत है, बस रीजन स्ट्रॉन्ग दो, बाकी तुम करने के लिए तैयार हो, मतलब तुमको फ्री है। इसमें एजुकेशन में ये होता है, मास्टर में, पीएचडी में ये होगा, तभी तो होगा ना। मान लो कोई व्यक्ति कहा, उसके बारे में कुछ बुरा नहीं है, और कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा लगा कि तो गलत है, तो उसने उसको क्रिटिसाइज कर दिया, उसने अपना तर्क दे दिया। और वैसे ही तर्क को तो आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अन्ना हरेंट ने, जैसे कार्ल पॉपर का एग्जांपल लेते, अभी हमने चर्चा किया था, उसने कहा ओपन सोसाइटी इट्स एनिमी, तो उस बुक में उसने दिया होगा ना तर्क कि ये काहे है ओपन सोसाइटी का दुश्मन, कार्ल मार्क्स, हीगेल, प्लेटो क्यों है।
तभी तो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, इससे पहले कोई नहीं किया होगा तभी तो कहा जा रहा कि नहीं उसी ने कहा है। हाँ, उससे कार्ल पॉपर से पहले किसी ने नहीं कहा कि प्लेटो ओपन सोसाइटी का दुश्मन है। यानी कि आप पढ़िए, पढ़ने के बाद क्रिटिसिज्म आपको करने हैं, बुराइयां खोजने हैं, कारण आपको स्ट्रॉन्ग देना है। तो ये सब जो है ना वो सीयूटी के एग्जाम में तो ये आपको नहीं करना है, आपको तो जो है एक्चुअल में वो पढ़ लेना है कंसाइज में। उसके बाद जो तथ्य है एमसीक्यू के आधार पे जो बनते हैं वो सब चीजें आपको ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपको समझ लेना है। क्रिटिसिज्म वगैरह आप जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ये सब पुनः पढ़ना है, तो आप वहां फिर विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं कि आप अच्छा से पढ़ लें ताकि वहां आप जाएंगे तो थोड़ा आराम होगा, है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, प्लेटो का जो एजुकेशन है, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था, तो सबसे पहले इसमें क्या बात याद रखना है? पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि स्टेट कंट्रोल है। सबसे बात तो यही है कि ये स्टेट कंट्रोल है। दूसरा बात ये रखना है कि इस एजुकेशन सिस्टम से ही निर्धारित होगा कि किस व्यक्ति का क्लास क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो 20 साल पे पास हो गया तो पास हो गया, फिर वो 35 साल पे पास हो गया तो फिर वो तर्क का, दर्शन का नॉलेज लेने लगेगा, फिर 50 साल पे पास हो गया तो फिलोसोफर किंग बन जाएगा। तो इसी से निर्धारित होगा कि कौन व्यक्ति किस में जाएगा, कौन व्यक्ति किस में जाएगा। तो आइडियल जो इसका एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेट कंट्रोल है ना। ये डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है? जो क्लासेस हैं, प्लेटो के जो क्लासेस है 3 सॉल एंड 3 क्लासेस का जो उसने बताया है थियरी, उसका इसी से निर्धारण होगा, है ना। उसके बाद आपको इसमें ध्यान क्या रखना है एजुकेशन सिस्टम में कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक मींस है। मींस है, किस चीज का मींस है भाई? ये मींस है आइडियल स्टेट लाने का। आइडियल स्टेट आएगा कैसे? जैसे कार्ल मार्क्स क्या बताया कि आज से हमसे पहले जितना थे सब यूटोपियन है ना, वो कोरी कल्पना कर रहे हैं, गुलाब सुंदर है वो सब तो कह रहे हैं, बता रहे हैं गुलाब कैसा है, लेकिन ये गुलाब उगेगा कैसे, है ना। ये व्यवस्थाएं, ये सोशलिज्म आएगा कैसे, ये नहीं कोई बता रहा है। यानी रास्ता क्या है? तो मैं बता रहा हूं कि रास्ता क्या है, और उसने कहा कि मेरा साइंटिफिक है, एक एक स्टेप करते जाएंगे काम होगा। तो इसी प्रकार से जो एजुकेशन है, आइडियल स्टेट आएगा कैसे? तो प्लेटो कह रहा है कि इसके लिए 2 काम करना होगा। एक एजुकेशन सिस्टम फैलाना है, एजुकेशन सिस्टम इसके तहत काम करना है, और उसके बाद कम्युनिज्म करना है। और इसी के संदर्भ में जब और आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें एक नोबेल लाई के बारे में पढ़ना है, उसको हम लोग देख लेंगे, और रॉयल लाई या उदात झूठ ऐसा बोलते हैं। तो ये जो 3 चीजें हो गई उसको मिला के आप ये समझे आइडियल स्टेट आ जाएगा। तो प्लेटो का जो एजुकेशन है और कम्युनिज्म है, ये दोनों जो है एक मीन्स है आइडियल स्टेट लाने के लिए। अच्छा, क्या सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन और कम्युनिज्म है वो प्लेटो के जस्टिस के लिए मीन्स है? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि उसने रिपब्लिक को सब टाइटल दे दिया है कंसर्निंग जस्टिस, है ना। नाम कहते हैं ना कि रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस, उसका उपनाम, उपशीर्षक देते हैं। तो जो काम हो रहा है सब जस्टिस के लिए हो रहा है। जस्टिस लाना है ये आएगा कैसे? आइडियल स्टेट के थ्रू, है ना। और आइडियल स्टेट कैसे आएगा? आइडियल स्टेट आएगा एजुकेशन और कम्युनिज्म, ये जो प्लेटो दे रहा है उसके थ्रू। तो प्लेटो का आइडियल स्टेट आ जाएगा, समझ गए। तो ये चीजें चलिए, तो एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें कुछ ये हिडन पार्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम कैसा है इसका, उस एजुकेशन सिस्टम में लिखा क्या क्या है। तो देखिए, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 3 लेयर्स है, 3 लेवल की बात है, यानी 3 स्तर का है। और उसमें सभी बातें उसने कर दिया। प्राथमिक, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसके बारे में बात करता है, हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है कि हायर एजुकेशन कैसा होना चाहिए, है ना। और उसके बाद अंत में उसने व्यवहारिक प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में बात करता है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर दे रहा है। तो देखिए, यहां हो गया प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन, ये हो गया हायर एजुकेशन, और ये हो गया प्रैक्टिकल एजुकेशन। ये 3 प्रकार से उसने बांट दिया है किस चीज को? अपने एजुकेशन सिस्टम को। और कहता है, अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, प्लेटो का जो आइडियल स्टेट में जो लगेगा एजुकेशन सिस्टम, इसमें अलग अलग पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो अलग अलग डेटा आपको मिलेगा और कंफ्यूजन कर देगा। मेरे पास खुद 5-6 किताब लाइब्रेरी में भी है,
मेरे दोस्त के रूम पर भी कुछ किताबें हैं। जब हम लोग यहाँ उस समय तो सीयूटी में इतना दिमाग चल नहीं पाया, तो हम लोग थोड़ा उसको दरकिनार कर दिए, है ना। हालांकि इस पर बहस करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ जब आए एमए में तो बहस का विषय है कि क्या है। तो हम लोगों ने क्या किया, हर किताब में ढूंढा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, अलग अलग किताब में खोजा, तो किसी किताब में कुछ और लिखा है, किसी में कुछ और लिखा है, ये मिला। फिर हम लोगों ने अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छा एक ही है, प्लेटो का रिपब्लिक ही पढ़ लिया जाए। प्लेटो का रिपब्लिक जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इसमें क्या है। तो बड़ा लाइब्रेरी में कोशिश करने के बाद प्लेटो का रिपब्लिक मिला, और प्लेटो का रिपब्लिक पढ़े हम लोग, है ना। हालांकि बाद में वो डाउनलोड भी हुआ। तो प्लेटो के रिपब्लिक जब हम लोग पढ़े तो उसमें कुछ भी समझ में हम लोग आया नहीं कि लिखा क्या है ना, क्योंकि अलग ही कहानी चल गई। तो आंखें सब लाल हो गए, फिर हम लोगों ने उसको रख दिया, है ना। फिर मैम से चर्चा किया, तो मैम ने कुछ बातें बताई, मैं नेट का पढ़ाई कर रहा हूं तो उसमें कुछ बातें हैं, तो इसको मिला के मैं आपको बता रहा हूं। जो ज्यादातर मानना है, जो प्रोफेसर लोग का जो मानना है, हमारे प्रोफेसर क्या बताए हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, बाकी और विशेष हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान क्या, इसमें देखो जो ज्यादा दुविधा वाला होता है ना उससे क्वेश्चन ज्यादा फॉर्म नहीं होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना है एक ओवरऑल। अब देखिए तो क्या करना है, 3 लेयर है ये, तो इसमें कोई शक नहीं, तो स्पष्ट है कि 3 लेयर है भाई, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। प्राइमरी एजुकेशन जो कहता है ये एकदम निर्धारित करता है कि ये 0 से लेके 20 वर्ष तक होगा, है ना। ये ईयर्स है, 0 से लेके 20 वर्ष तक होगा, मतलब जब बच्चा जन्म लिया है उसके बाद। अब किसी किताब में क्या मिल जाएगा, 6 वर्ष का है भाई, क्या है कि बच्चा 0 वर्ष अभी जन्म लिया थोड़ी पढ़ने लगेगा नहीं, लेकिन आपको ये मानना है 0 से 20, क्योंकि स्टेट कंट्रोल है ना। तो बच्चा कैसे पानी पिएगा वो भी तो एक गुण है ना, वो तो सीख ही रहा मम्मी से। प्राथमिक टीचर होती है, माने प्रथम हमारे शिक्षक होती है मम्मी, तो सीख ही रहा है। तो इसलिए पूरा 0 से 20 रखिए, ये मिलता है। इसमें जो लास्ट का 2 ईयर है, 2 साल जो लास्ट का है, वो बताता है ये कंपल्सरी है कि 2 साल सैन्य शिक्षा दी जाएगी, मतलब सैन्य शिक्षा होगा, है ना। चलिए इसको एक बात हमें याद आ रहा है, यहां पे एक और बात लिख लेते हैं। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है, इस एजुकेशन सिस्टम में वो एथेंस प्लस स्पार्टा दोनों को मिला दिया है, दोनों को मिला के एजुकेशन सिस्टम दिया है, दोनों को मिला के। यानी देखो स्पार्टा में महिलाओं को, जो स्त्रियां होती थी, लड़कियां होती थी, वो पढ़ती थी, वो घुड़सवारी करती थी, वो लड़ने के लिए जाती थी। लेकिन एथेंस में नहीं होता था। एथेंस में पढ़ाई पे, महिलाओं को पढ़ाई पे कुछ बातें नहीं थी, है ना, कोई व्यवस्था नहीं था। तो प्लेटो अपना जो एजुकेशन दे रहा है वो क्या कर रहा है, जो सैन्य शिक्षा है और महिला समानता और स्त्री पुरुष समानता की जो बात कर, नारीवादी विचारक आप इसको बोल सकते हैं। हालांकि हम शुरुआत उस मेरी वुllstonecraft से करते हैं, लेकिन आप यहाँ ये चर्चा, जब आप स्ट्रॉन्ग तर्क दे दीजिएगा तो आपको ये मान लिया जाएगा। भाई जब एग्जाम में पूछे नारीवादी और उसमें आप प्लेटो का जिक्र कर दो, आप खाली प्लेटो जिक्र करके आगे निकल ना होगा, है ना। जब लिखते हैं एग्जाम में तो उसमें तर्क देना होता है ना। जब आप अच्छा तर्क देंगे तो एग्जामिनर होगा तो कहेगा चलो मान लेते हैं तो ये होता है। तो अब देखिए ये एथेंस और स्पार्टा, ये तर्क नहीं है, फैक्ट्स है। एथेंस और स्पार्टा दोनों को मिला के अपने एजुकेशन सिस्टम दिया है। इस स्पार्टा से उसने स्त्री और जो लड़का और लड़कियां हैं वो बराबर हैं, दोनों को दिया जाएगा, ये बात करता है। दूसरी बात, एथेंस में आपको मैं बताया था फिलॉसफी की बात होती थी, सैनिक शिक्षा पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो 2 साल का कंपल्सरी एजुकेशन है वो स्पार्टा में था। तो प्लेटो ने इसको अडॉप्ट किया कि ये 2 साल हर किसी को कंपल्सरी एजुकेशन लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 0 से लेके 20 साल है, इसमें पढ़ाया क्या जाएगा? 0 से 20 साल में पढ़ाया क्या जाएगा? तो यहां पढ़ाया जाएगा क्या? तो यहां पढ़ाया जाएगा म्यूजिक, यानी संगीत। संगीत उसको सुनाया जाएगा, साहित्य, उसको साहित्य की जानकारी दी जाएगी। क्या इसके अलावा और कुछ दिया जाएगा? प्लेटो इसको जिम्नास्टिक कहता है। प्लेटो इसको क्या बोला है? जिम्नास्टिक, है ना, जिम्नास्टिक। तो आप यहां लिख ले जिम्नास्टिक, है ना। प्लेटो इसको जिम्नास्टिक कहता है। इस जिम्नास्टिक में अब इस बात से भी, शब्द से भी आ गया कि यहाँ पे शारीरिक यानी शरीर पे ध्यान दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी शरीर पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, है ना, योद्धा टाइप।
तो ऐसा होना चाहिए। और उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी, साहित्य की शिक्षा दी जाएगी। क्या उसको गणित सिखाया जाएगा? अभी गणित नहीं सिखाया जाएगा, उसको यहाँ पे यही दिया जाएगा। और ये शारीरिक शिक्षा जो है उसमें जो व्यायाम वगैरह करा रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं समझे कि केवल स्कूल में आज की तुल जैसे जाते हैं और वो ऐसे कूदा देते हैं, अप डाउन करा देते हैं, हो गया। नहीं, इस शारीरिक शिक्षा में, यहाँ जो शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, व्यायाम वगैरह कराया जाएगा, तो उसमें खाना क्या खाना है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि उसका आइडियल स्टेट पूरा कंट्रोल है। खाना क्या खाना है ना, आपके शरीर में डाइजेस्ट कैसे होगा, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये हर कुछ ध्यान दिया जाएगा। यानी आपके पूरे शरीर पे ध्यान देना है टोटली, और शरीर का विकास करा देना है इस पूरे 20 साल में। और ये जो 2 साल है वो कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है, और कहता है कि ये जो 20 साल आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो 20 साल में आपका होगा एक एग्जाम, यानी होगी परीक्षा। इस परीक्षा में पास हो गए तो आपको अधिकार दिया जाएगा कि आप हायर एजुकेशन में आ जाए। पास हो गए तब, फेल हो गए तो गए, फेल हो गए तो आप जाएंगे सहायक सैनिक बनेंगे, यानी सैनिक वर्ग में चले जाएंगे। 2 क्लासेस हमने आपको चर्चा किया था, एक था फिलोसफर किंग, उसके बाद सोल्जर वाला था, उसके बाद प्रोड्यूसिंग क्लास था ना। तो अब देखिए ये दोनों को मिला के क्या कहा गया, गार्जियन क्लास, यानी संरक्षक वर्ग। 20 साल में आप फेल हो गए तो 20 साल में जैसे इस एग्जाम में आप फेल हो गए तो क्या किया जाएगा, फिर आपको इस सैनिक वर्ग में डाल दिया जाएगा। आप कहोगे कि सर हम तो कुछ किताब में देखे हैं कि 20 साल पे फेल होते हैं तो उसको उत्पादक बना दिया जाता है। मैं कई किताब में मैं खुद देखा हूं है? लेकिन ये मानना नहीं है, क्योंकि ये सर्वमान नहीं है। देखो कुछ किताबों में मिल सकती है, पर जो हमारे प्रोफेसर हैं बहुत तर्क वितर्क होने के बाद, और मैक्सिमम किताबों में क्या मिल रहा है कि प्लेटो 20 वर्ष के बाद जो भी फेल होंगे उनको सैनिक वर्ग में ही डालने की बात करता है, और उत्पादक वर्ग का एजुकेशन पे चर्चा नहीं करता है। जब हम लोग मास्टर में जब क्वेश्चन डील कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें ये जब क्रिटिसिज्म बात कर रहे थे तो हमारे प्रोफेसर ये बता रहे थे, ये लिखना है कि ये जो इसका आइडियल स्टेट इतना बढ़िया ही है, लेकिन गड़बड़ क्या है, क्रिटिसिज्म में क्या एक पॉइंट नोट करवा रहे हैं कि इसने जो अधिकांश जनता है जो कि उत्पादक क्लास है, उत्पादक वर्ग में रहेगा, यानी प्रोड्यूसिंग क्लास है, उसके एजुकेशन पे प्लेटो मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहा, उसकी व्यवस्था के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं किया है। और ये ज्यादा अधिकांश जनता क्यों है, क्योंकि भाई फिलोसफर किंग का एक होगा। आज तुलना कर लो, हमारे देश में जो राजा है वो कितना है, जो देश को चला रहे हैं वो कितने हैं राजनेता, कुछ ही हैं। सैनिक वर्ग में जो भी बॉर्डर पे रहते हैं और जो ये सब कंट्रोल करते हैं, पुलिस वगैरह भी जोड़ लें तो फिर कितना है, फिर भी आम जनता की तुलना में ये दोनों वर्ग की संख्या जोड़ दिया जाए तो बड़ा कम है। ज्यादा संख्या किसका, आम जनता का है, प्रोड्यूसिंग क्लास का है। आज हमारे घर में अगर हम खुद अपने को ले लें, हम तो टीचर हैं, तो हम ना सैनिक वर्ग में है और ना ही फिलोसफर किंग में है तो अभी तो उसकी तुलना करने में थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं है, अगर इसमें नहीं है ना, और अपना व्यापार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो हम तो प्रोड्यूसिंग क्लास में है। तो अधिकांश जनता किसी भी देश में किसी भी परिस्थिति में तो ऐसा ही होती है, देश चलाने वाले कुछ ही होते हैं और उसका सपोर्ट करने के लिए जो सैनिक वर्ग होता है वो भी कुछ ही होता है, उनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन होता है, उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग क्लास, प्लेटो के शब्दों में। तो प्लेटो एजुकेशन सिस्टम में इसकी चर्चा ही नहीं किया है कि ये प्रोड्यूसिंग क्लास का क्या होगा, है ना। तो कुछ किताब में सीधे क्या मिलेगा, यहां से फेल होंगे तो उनको उत्पादक वर्ग बना दिया जाएगा, ये नहीं लिखना है। ध्यान क्या देखना है, जैसे फेल होंगे, जब भी फेल होंगे तो बनाया जाएगा सैनिक, जब भी फेल होंगे तो बनाया जाएगा सैनिक, बस डिग्री बढ़ाते जाने। कैसे, जैसे फेल हो जाएंगे तो एक्जुलरीज यानी सहायक सैनिक रहेंगे, फिर अगर 30 साल पे फेल हो गए तो थोड़ा सा अच्छे पोस्ट पे सैनिक बनेंगे, और थोड़ा सा ज्यादा दिन पे बाद फेल हुए तो थोड़ा और अच्छे पोस्ट पे आपको सैनिक वर्ग में रखा जाएगा। सैनिक वर्ग में भी तो हायरार्की है ना, उसमें भी तो एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ज्यादा पावर वाला आदमी होता है, तो उस टाइप के उसको बनाते जाएगा। और लास्ट में अगर पास हो गया, 50 साल पे व्यवहारिक रूप से सब ज्ञान ले लिया है, तो उसको फिलोसफर किंग बना दिया जाएगा, उसको दर्जा मिल जाएगा कि फिलोसफर किंग है। तो ध्यान क्या देने वाली बात है, प्लेटो अपने आइडियल स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में प्रोड्यूसिंग क्लास के बारे में उसका एजुकेशन क्या होगा इस पे चर्चा नहीं करता है, मौन है।
अर्थात 20 वर्ष के बाद फेल होगा तो वो बनेगा सैनिक, सहायक सैनिक में चला जाएगा, है ना। और जो पास होंगे वो पढ़ेंगे, और कब तक पढ़ेंगे ये 30 साल तक पढ़ेंगे। कुछ किताब में सीधे क्या मिलेगा 35 साल तक पढ़ेंगे, कुछ किताब में मिलता है कि 30 साल पे एग्जाम होगा, फिर यहां भी एग्जाम होगा, है ना। तो आप तो इतना समझे जहां भी एग्जाम हो, है ना, जहां भी एग्जाम हो फेल होगा तो सैनिक वर्ग में जाएगा। फिर 35 साल पे अगर फेल हो गए तो आप चले जाएंगे सैनिक वर्ग में, लेकिन 35 साल पे अगर पास हो गए तो आप चले जाएंगे व्यवहारिक, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक जो ज्ञान है, व्यवहारिक शिक्षा उनको दिया जाएगा, व्यवहारिक शिक्षा में वो चले जाएंगे। और कब तक पढ़ेंगे टिल 50 ईयर्स, यानी 50 साल पे, अगर 50 साल पे तक उन्होंने पढ़ लिया और फिर अंतिम रूप से जब उनका एग्जाम होगा तो पाया जाएगा। अच्छा 49 साल पे, है ना, और उसके बाद 50 साल पे चेक हुआ, एग्जाम हुआ, फेल हो गए तो फिर वो चले जाएंगे सैनिक वर्ग में, जाएंगे अच्छे पोस्ट पे, हैं, लेकिन पास हो गए तो फिलोसोफर किंग। ऐसा जब भी फेल होंगे कहां आएंगे सैनिक वर्ग में। अब देखिए हायर एजुकेशन में उनको क्या पढ़ाया जाएगा। हायर एजुकेशन में अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें मैथ पढ़ते हैं, खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, ज्योतिष पढ़ते हैं, जितना विषय हम जानते हैं, है ना, जो ज्ञान के लिए ज्ञान लेते हैं वो सारा यहाँ पे है, गणित यहीं पे है। और इस पीरियड में लोगों को व्यवहारिक नॉलेज देना है, तो घर में बैठा के नहीं देना है, पेड़ के नीचे बैठा के नहीं देना है, उसको अब चर्चाएं कराना है, जैसे सुकरात किया करता था, अलग अलग घुमाना है, उसको पूरा प्रैक्टिकली समझाना है। अगर आज से तुलना करें, अगर संसद भवन दिखाना है कि यहीं से देखो सब रूल होता है, तो बैठ के पेपर पर नहीं समझाना, उसको ले जाके वहां दिखाने, देखो ऐसा है, यहाँ पे फिलोसोफर किंग प्रणाम करो अभी अगर व्यवस्था अगर वहां हो तो ऐसी व्यवस्थाएं वहां पे रहेगी, और फिर जो भी कुछ होगा सब दिखाया जाएगा, है ना। कुछ बातचीत वो लोग कर रहे हैं, तर्क वितर्क होगा, और उसके परिणाम स्वरूप ये सारे नॉलेज और इस सारे एक्सरसाइज के बाद, ट्रेनिंग के बाद 50 साल के बाद अगर पास हो गए तो बनेंगे फिलोसोफर किंग। अब देखो कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, अरे तो बहुत सारे फिलोसोफर किंग बन जाएंगे हाँ तो बहुत सारा बन सकते हैं, आपको लग रहा है, लेकिन ये जो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते ऐसा व्यवस्था है कि वो गिने चुने ही लोग पास होंगे, ऐसा नहीं होगा। अच्छा तुम भी फिलोसोफर किंग, ओहो तुम भी फिलोसोफर किंग, तो बने कि नहीं, नहीं मेरा नंबर नहीं आया है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसमें गिने चुने ही लोग पास होंगे, है ना। ये हो सकता है। आज जैसे होता है ना कि बोलो सरकार से कि वैकेंसी लाने के लिए, तो वो क्या रिपोर्ट जारी कर देंगे, आज के जो युवाएं हैं, ग्रेजुएट युवा, उसमें से 75%, 80%, किसी रिपोर्ट में 95% उनको स्किल नहीं, है ना। तब प्लेटो भी बोल देगा अरे पास ही नहीं हुए कैसे राजा बनोगे ऐसा बोल देगा वो, ठीक है। और हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग तो है नॉलेजेबल, हमको कोई ले नहीं रहा, बेरोजगारी है, तो हर किसी का अपना है, वो अपने हित के अनुसार अपना बात बोल देता है, ठीक है। बस आप तो यहां ध्यान रखें कि प्लेटो के जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इस प्रैक्टिकल नॉलेज में फिलॉसफी की, रीजन की, है ना, डायलेक्टिकल मेथड यहां उसको सिखाना है, डायलेक्टिक, यहां डायलेक्टिकल मेथड का यूज करना, उसको ट्रेनिंग पूरा देना है, यहां पूरा डायलेक्टिकल मेथड सिखा देना है। और जिस प्रकार से सुकरात प्लेटो के माध्यम से रिपब्लिक में बोल रहा है और कुछ अन्य बुक में बोल रहा है, तो उसमें जो बोल रहा है डायलेक्टिकल मेथड का वो यूज कर रहा है, फिर एनालॉजिकल मेथड का यूज कर रहा है, ये सारे बात इसको यहां सिखा देनी है, किसको, इस व्यक्ति को, ताकि वो द्वंदात्मक पद्धति सीख ले, डायलेक्टिकल मेथड सीख ले और चर्चा करना जान जाए, वो सत्य क्या है असत्य क्या है ये जान जाए, है ना, ट्रुथ क्या है वो सब तर्क करके समझ सके, क्योंकि उससे ऊपर कोई नहीं है। तो इस व्यक्ति को ज्ञानवान होना जरूरी है, क्योंकि एक बार ये बन गया फिर जो चलेगा फिर इसी का चलेगा। तो आप एजुकेशन सिस्टम समझ गए। मैं थोड़ा सा पुनः रिकॉल करा देता हूं, प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है आइडियल स्टेट वाला, वो स्टेट कंट्रोल है, ठीक है सर। ये आइडियल स्टेट को लाने के लिए एक मीन्स है, आइडियल स्टेट आएगा कैसे, प्लेटो का न्याय स्थापित होगा कैसे, न्याय राज बनेगा कैसे, इसके लिए कहता है कि एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा। उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम है, एथेंस और स्पार्टा दोनों को मिला के, एथेंस में जो स्त्रियों को
है ना, लड़कियों को शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं थी, उसके बाद उनको सैनिक में वर्ग में ले जाने की बात नहीं थी, वो सब उसने स्पार्टा से ग्रहण करता है और दोनों को मिक्स करके अपना एजुकेशन सिस्टम देता है। इसमें एथेंस और स्पार्टा की, अब यहाँ पे आ जाइए, जो इसका प्राइमरी एजुकेशन है वो 0 से लेके 20 वर्ष तक चलेगा। इसमें अंतिम के जो 2 वर्ष होंगे, यानी 18 से 19 और 19 से 20, 2 साल, तो 2 साल जो होगा वो सबके लिए कंपल्सरी रहेगा। अब इस जो कंपल्सरी एजुकेशन बोला है ना, तो ऐसा लगता है कि ये प्रोड्यूसिंग क्लास के लिए होगा, ऐसा लगता है, पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आप स्टडी मटेरियल देखेंगे उसमें भी यही बात लिखा है, स्पष्ट उल्लेख नहीं करता है। 20 साल पे एग्जाम होगा, पास हो गए, हायर एजुकेशन में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, खगोल शास्त्र पढ़ेंगे, ज्योतिष विद्या सीखेंगे, यहां सीखेंगे, है ना। 35 साल पे अगर आप पास हो गए तो फिर आपको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा और आपको 50 साल तक, है ना, नेक्स्ट 50 ईयर नहीं है, टोटल है ना। यहां से 20, यहां से यहां 35 तक पहुंच गए, फिर आगे 15 साल, तो उसको आपको डायलेक्टिकल मेथड सिखा के और आपको एक दार्शनिक राजा बनाने के योग आपको बना दिया जाएगा। तो ये है उसका एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी को अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है किसी को? सर हायर एजुकेशन में एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाता है? हायर एजुकेशन में मैं आपको बताया ना, गणित पढ़ाया जाएगा, ज्योतिष विद्या सिखाई जाएगी, खगोल शास्त्र सिखाया जाएगा कि ये चांद, सूर्य, ग्रहण, ये सब क्या क्या होता है, ये सब, है ना, खगोल शास्त्र, गणित, ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा, है ना। और भी सब्जेक्ट उसमें जो आप गणित इसके अलावा, तो मैं आपको और बता देता हूं, गणित, ज्योतिष विद्या, तर्क शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, अंक गणित, खगोल विज्ञान, ज्यामिति, संगीत, ये सब का यहाँ अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद दर्शन और तर्क, इसका भी अध्ययन यहाँ पे शामिल है। जो इसका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, इस हायर एजुकेशन में ही दर्शन, तर्क, है ना, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, है ना, गणित है, ज्यामिति है, खगोल शास्त्र है, सबका जो इसका नॉलेज कहाँ दिया जाएगा, हायर एजुकेशन में। और जो 35 से 50 साल है, इस 35 से 50 साल में क्या किया जाएगा, यहाँ पे इस सब चीजों का प्रयोग सिखाया जाएगा, उसका व्यवहारिक नॉलेज सिखाया जाएगा, ऐसा बात यहाँ लिखा है। आप स्टडी मटेरियल एक बार जरूर देखना, उसमें जो बातें लिखी गई है उसको आपको मानना है, ठीक है। जो हमने सब्जेक्ट बताया हायर एजुकेशन में, गणित दिया जाएगा, ज्यामिति, जियोमेट्री, फिर साइंस पढ़ाएंगे, उसको मैथ पढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें वो पढ़ाया जाएगा। और उसके हायर एजुकेशन का जो सेकंड पार्ट है, उसी में फिलॉसफी और रीजन, ये सब चीज की उसको ज्ञान दे दिया जाएगा। जो थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा सब दे दिया जाएगा हायर एजुकेशन में ही। और हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं कि संगीत नहीं सिखाया जाएगा, प्रारंभ में उसको संगीत सिखाया गया है, पर फिर संगीत साथ में रहेगा। और ऐसा नहीं कि उसको शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दिएगा तो अब नहीं रहेगा, नहीं, शारीरिक शिक्षा साथ में करते चलना है, व्यायाम वाम तो करना ही है, उस समय भी था, अब यहाँ भी है। और उसके बाद 35 साल के बाद टोटली केवल और केवल एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, मतलब शरीर वाला एक्सरसाइज है, जो भी कुछ आप पढ़े हैं वो सब चीज पे आपको ध्यान देना है, उसका व्यवहार में उपयोग करने आना चाहिए, वो चीजें सिखाई जाएगी, ठीक है। अभी किसी को कोई दिक्कत है, एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ा उसके कम्युनिज्म पढ़ लेते हैं, आते हैं। एक बार आप जरूर देखना स्टडी मटेरियल, एक बार आप पढ़ना, है ना। अगर उसमें कोई दिक्कत रहेगा तो आप हमें बताना, मैं पुनः आपको बता दूंगा, चर्चा कर लेंगे उस पर। अभी हम कम्युनिज्म पे देखते हैं, प्लेटो का जो साम्यवाद है, साम्यवाद, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भी ये मैं पढ़ता हूं तो मेरे मन में क्या आता है कि ये प्लेटो जो है वो मार्क्स से भी आगे है। किस मामला में? क्योंकि मार्क्स जो कहता है केवल इसी मामला में, ऐसे मेरे मानने से कुछ नहीं होता, बस हम चर्चा कर रहे। देखिएगा, प्लेटो क्या कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, इसका कम्युनिज्म किया जाएगा और साथ ही साथ फैमिली का कम्युनिज्म किया जाएगा, साम्यवाद लाया जाएगा। किसमें? दोनों में। लेकिन मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स तो केवल पर्सनल प्रॉपर्टी का ही कहता है, वो केवल गार्जियन क्लास के लिए, संरक्षक वर्ग, जो ऊपर के 2 वर्ग हैं, फिलोसोफर किंग और सोल्जर, इस 2 वर्गों के लिए कहता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं रहेगा, इसको खत्म करने की बात करता है। लेकिन ये जो मार्क्स की अगर उसके तुलना करके देखा जा रहा है तो मार्क्स क्या कर रहा है? मार्क्स तो कर रहा है ये जो राजा और रानी, ये सब ना देखा जाएगा, और सैनिक और मजदूर,
ये सब चीज के लिए रहेगा। उसके बाद तो हर किसी के लिए रहेगा, किसी के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ईच एंड एवरीथिंग हर व्यक्ति के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, किसी के पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। लेकिन प्लेटो में क्या है, जो प्रोड्यूसिंग क्लास है वो अपना फैमिली भी रख सकता है, उसके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं, और उसके पास खुद का धन संपत्ति भी रहेगा। ठीक है, तो हमने पा लिया कि मार्क्स और प्लेटो के कम्युनिज्म में अंतर है। इसलिए कहा जाता है कि क्या प्लेटो का जो कम्युनिज्म है वो मार्क्स के जैसा है, तो एकदम नहीं है, मार्क्स के जैसा नहीं। अब देखिएगा, प्लेटो ने जो संपत्ति दिया है, जो प्रॉपर्टी दिया, वो किसको दिया है? प्रोड्यूसिंग क्लास को, है ना, प्रोड्यूसिंग क्लास को दिया है कि आपको प्रॉपर्टी रखने का राइट्स है। और आज ये मार्क्स में, मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है जो धनिक लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, समाज में बड़े उन्हीं को माना जा रहा है ना, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास सारा संपत्ति है। तो प्लेटो के थियरी में संपत्ति किसके पास है? समाज का सबसे निचला तबका के पास है ना, प्रोड्यूसिंग क्लास के पास, किसान के पास है, मजदूर के पास है ना, निचले तबके के पास है, लोअर क्लास है उसके पास, जो कॉपर्स हैं उनके पास संपत्ति है। लेकिन मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स कहता है जो संपत्ति किसके पास है? सब तो संपत्ति जो है कैपिटलिस्ट के पास है, सारा इकट्ठा हो गया कुछ ही लोगों के पास, और यही लोग राज को कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो चाह रहे हैं वही राज कर रहा है। लेकिन प्लेटो के कम्युनिज्म में जो संपत्ति है वो निचले तबके के पास, जो निम्न वर्ग है उसके पास है, लोअर क्लास के पास है। में लोअर क्लास के लिए वो कह रहा है कि लोअर क्लास के पास तो कुछ नहीं है, ये मार करना, सारा लूट लेना, उनको भगा देना, सारा अपने में बांट लेंगे, ऐसा है ना। तो ये चीजें हैं, तो अब इससे तुलना करें जरूर, तो दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं कि यहाँ कम्युनिज्म आ गया तो ये हो गया मार्क्स वाला, ना, ये आंदोलन करने की एकदम बात नहीं कर, ये कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो गार्जियन क्लास है, गार्जियन क्लास यानी संरक्षक वर्ग, यानी गार्जियन क्लास जो है, इस गार्जियन क्लास में कौन कौन आता है? फिलोसोफर किंग आता है ना, और कौन आता है? सोल्जर क्लास आता है। तो ये जो सोल्जर और ये फिलोसोफर किंग और सोल्जर जो है, इसके पास पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, है ना, और पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ में इसके पास फैमिली भी नहीं रहेगा। तो इसको थियरी बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी या कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, ये फैमिली के लिए यूज होता है, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स। यानी तो फिर ये नहीं रहेगा तो कर ये कैसे रहेंगे? ये राजा जी का क्या होगा? तो ये कहता है कि ये लोगों को स्टेट कंट्रोल एक स्थान रहेगा, आवास रहेगा, यहाँ पे सब रहेंगे, राजा रहेंगे, सैनिक वर्ग का अपना स्थान रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे राज्य के सब यहीं रहेंगे, तो सैनिक के लिए अलग अलग रहेगा, राजा के लिए अलग रहेगा। तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बनाई जाएगी राज्य में, और इन लोगों का, ये जो संरक्षक वर्ग है, जो राज्य को चला रहे हैं, ये लोग ऐसे जगहों पे रहेंगे जो कि राज्य के द्वारा कंट्रोल है। वहां पे उनको खाना दिया जाएगा, उनको खाने की कोई कमी नहीं होगा, वो जो खाना चाहते हैं वो खाएं पिए रहें। आपको तो हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, शारीरिक नीड्स होता है, हर कोई चाहता है कि, है ना। तो अगर ऐसे इच्छा में क्या कहता है कि जितने सारे जो हमारे राज्य की महिलाएं हैं वो सब महिलाएं यहाँ रहेंगी। ये जो संरक्षक वर्ग है, बस इतना नहीं करना है कि फला व्यक्ति की फला पत्नी है, ये नहीं करना है। ये पत्नी जो रहेगी वो सबका रहेगी, और ये जो पति रहे वो सबका रहेगा। जितनी महिलाएं संरक्षक वर्ग में है या अदर वर्ग में है, तो ये सारे में, ये इस सारे के साथ संबंध बना सकता है, इवन यौन संबंध तक बना सकता है। बच्चे भी पैदा होंगे, बस बच्चे पैदा होंगे तो चूंकि ऐसा व्यवस्था है तो डिसाइड नहीं हो पाएगा कि किसका बच्चा है, तो किसका बच्चा है, तो बच्चा तो पता नहीं चला। अब ये बच्चा फिर कहाँ रहेगा? ये बच्चा के लिए व्यवस्था रहेगा, इन्हीं के साथ रहेगा, है ना। तो बच्चे के लिए एक स्थान रहेगा, है ना, इन लोगों के साथ ही रहेगा, क्योंकि बच्चा अकेले किस तरह मम्मी के बिना तो रहेगा। अब उसको दूध कौन पिले? तो कोई भी पिलाएगा, है ना, पर वो बच्चा इन लोगों के साथ ही रहेगा, और ये निर्धारित नहीं होगा कि वो किसका बच्चा है। फिर ये बड़ा होगा, फिर इसको एजुकेशन सिस्टम के तहत इसको किया जाएगा, फिर बड़ा होगा, है ना, और बड़ा होगा, 20 साल पे पास हो गया, जैसे पास होता है पढ़ते जाएगा, ना पास हुआ फेल हो गया तो अब चलो सैनिक वर्ग में चले जाओ। या मान लो शुरू में कुछ पढ़ा ही नहीं, कहा हम पढ़ेंगे नहीं, तो शुरू से ही ये खेती बाड़ी कर रहा है, तो प्रोड्यूसिंग क्लास में।
तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के लिए तो यही है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कि इसमें जो गार्जियन क्लास है वो किसी भी पुरुष और स्त्री के लिए पर्सनल जो रिलेशन है वो नहीं है। वो एक महिला अलग अलग लोगों के साथ उसका संबंध हो सकता है, वो जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, जब बिताना चाहती है, जितना समय रहना चाहती है उतना रह सकता है। वो व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है कि सी इज माई वाइफ, ऐसा नहीं कह सकता। और ये भी नहीं कह सकता कि ही और सी ही इज माई सन, ऐसा नहीं कह सकता, है ना। यानी जो गार्जियन क्लास में है, गार्जियन क्लास के लिए व्यवस्था की जाएगी, स्टेट कंट्रोल स्थान रहेगा, वहां पे सारे लोग रहेंगे, खाने पीने की व्यवस्थाएं रहेगी, है ना, स्त्री पुरुष बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना, वो संचालन किया जाएगा देश का। और यहाँ पे इनको पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा, ठीक। और यही लोग हैं, इन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, फैमिली भी नहीं है और प्रॉपर्टी भी हटा दिया। प्रॉपर्टी किसके पास है? प्रोड्यूसिंग क्लास के पास। अब इन लोगों को प्रॉपर्टी क्यों नहीं चाहिए? क्यों चाहिए भाई? सारे खाने पीने का जो भी जरूरत है। अच्छा देखो, आप जब खुद सोचेंगे हमारे लिए जरूरी क्या है, हम पैसा कमाते हैं तो किस लिए कमाते हैं? खाने के लिए, घर में रहने के लिए, उसके बाद कुछ पार्टी फंक्शन करने के लिए, उसमें कुछ खर्चा होता है, शादी ब्याह करने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, भविष्य में हम उसका यूज कर सके। क्या यूज करेंगे? वही खाएंगे पिएंगे रहेंगे सोएंगे, है ना, अपना भौतिक दुनिया को जिएंगे, इसी के लिए कमाते हैं ना पैसा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत कमा लिए तो मुकेश अंबानी मरेगा तो लाद के ले जाएगा सब, चलो चलो हम जा रहे हैं, आत्मा हमारा जा रहा है, पीछे पीछे सब लेके जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, सब तो यही रहने वाला है। तो अगर ऐसा एश्योरिटी मिल जाए, कम्युनिज्म में यही तो है एश्योरिटी, कम्युनिज्म में एश्योरिटी मिल जाए कि ये सारा जो है वो सब आप ही का है, आपको जितना इच्छा हो रहा है उतना आप लीजिए, खाइए पीजिए रहिए, आप अपना है। और एजुकेशन लेना है, स्टेट कंट्रोल है, रहने के लिए है, आपको घर दिया ही गया है, तो हर चीज आपको दिया गया है, इसलिए आपकी जो प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए पर्सनल प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। और एनार्किज्म, मैंने आपको बताया था, एनार्किज्म, कम्युनिज्म, इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी, इसमें क्लास, उसके बाद स्टेट, इस सब का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एक ऐसा विचार है ना। तो प्लेटो का जो व्यवस्था है, जो संरक्षक वर्ग, जो गार्जियन क्लास है, यानी कि दो क्लास, जो फिलोसोफर किंग और सोल्जर, इन दोनों के लिए कहता है कि इनका पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, पर थोड़ा लग रहा अलग सा, कि क्या ये बात सही है कि अगर किसी व्यक्ति को हर कुछ दे दिया जाए स्टेट के द्वारा तो वो व्यक्ति पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहेगा? तो ये हो सकता है ना। हालांकि हम लोग का क्या विचार होगा इस पर ध्यान नहीं देना ज्यादा, जो ये कहा है उतने आपके काम का है। अभी हम आपको समझाने के लिए मैं ले रहा हूं उदाहरण, जैसे बहुत सारे यूरोपियन देश है, नॉर्वे वगैरह है, तो आज भी वर्तमान समय में हम वहां क्या पाते हैं कि जो भी कुछ है सब स्टेट कंट्रोल है। एजुकेशन ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्कूल में अलग हो रहा है, वहां अलग पढ़ाई हो रहा है, नॉर्वे वगैरह में अभी वही से पढ़ाई होता है, हर कोई एक ही जगह पढ़ता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि राज्य के द्वारा स्टेट कंट्रोल एजुकेशन दी जाती है। हम आप भारत में ले लेते हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जैसे बीएचयू है, सरकारी संस्था है, यहाँ पे हम आते हैं पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं। पर्सनल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, इसलिए अगर मान लो इसको ऐसे कर दें, कम्युनिज्म ला देते हैं थोड़ा देर के लिए, तो इसमें पैसा जमा नहीं करना है और ये सरकारी संस्था है, तो कितना लोग आने पढ़ना चाहते हैं? एकदम आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जेएनयू में थोड़ा पैसा लगता है तो और लोग वहां जा रहे हैं, क्योंकि पूरा चलो एडमिशन हो जाएगा, नाम ओम तो होगा ही, साथ में अपना काम भी हो जाएगा, पैसा भी कम ही देना है। तो पैसा चूंकि हमें पे करना है कहीं, तब हम पैसा कमा रहे हैं। और पैसा अगर पे करना ही नहीं होता, ऐसा व्यवस्था ही बना दिया जाए, क्योंकि जो भी व्यवस्था दी गई है वो तो क्रिएट किया गया है ना, वो ऐसा तो है नेचुरल है, तो हर चीज क्रिएट किया गया है। तो अगर ऐसा व्यवस्था क्रिएट किया गया होता जिसमें किसी को ले जाके पैसा देना ही नहीं है, अब बस इतना कहो कि मैं हूं गार्जियन क्लास का, इतने मात्र से, या कहना ही नहीं पड़े, कुछ टैग ही रहे, मोहर मार दिया जाए, कुछ ऐसा कुछ रहे, कई कार्ड उड़ रहे, जिससे पता चल जाए कि फला वर्ग का है या फला क्लास में है, तो उसको ये व्यवस्थाएं फ्री है। तो फिर उस व्यक्ति को कमाने की जरूरत क्या है? अगर एक बार वो बन गया, गार्जियन क्लास में चला गया, तो फिर उसको कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि पता है कि सब कुछ कंट्रोल रहेगा, स्टेट कंट्रोल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अभी भी नॉर्वे वगैरह में जो देश है, वहां एजुकेशन के लिए किसी को भटकना नहीं है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको वहीं पढ़ना है।
तो वहां के जो नागरिक हैं वो अपने राज्यों को टैक्स बहुत देते हैं और वो इसलिए ज्यादा पैसा नहीं बचाते, बोलते हैं कि क्या होगा, क्योंकि जो है वो तो यही रहने वाला है और हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। जो समाज में हम बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा ऐसे जनसंख्या कम है तो बहुत सारे करप्शन नहीं होते, तो सब नॉर्मल है। उसके बाद एजुकेशन के लिए स्टेट के अनुसार राज्य के द्वारा शिक्षा दिया ही जा रहा है, तो बहुत सारे व्यवस्थाएं स्टेट के कंट्रोल में है। अब कंट्रोल करने का मतलब नहीं कि ऐसा है, आप देखो एजुकेशन सिस्टम अगर ठीक हो जाए भारत में ही तो खराब थोड़ी लगेगा आपको, स्वतंत्रता रहेगी कि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, लेकिन आपको इसी में पढ़ना है, किसी न किसी में पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हमको अच्छा ही लगेगा। आज हम तो खुद चाहते हैं, कई लोग आंदोलन करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए, अगर ठीक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो इसी तरह से नॉर्वे वगैरह में है, प्रॉब्लम वहां है ही नहीं, एजुकेशन में सब कुछ बढ़िया है, तो जो भी लोग कमाते हैं तो टैक्स वो ज्यादा पे करते हैं और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। ये ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कहां से मिलेगा, अमेरिका का मिलेगा, देखो एलोन मस्क मिलेगा, क्योंकि वहां पे ये व्यवस्था है। भारत में भी वो व्यवस्थाएं डेवलप हो गई हैं कि हर चीज आपको कुछ भी करना है तो आपको पे करना है, तो इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की ज्यादा कंसेप्ट है यहाँ, है ना। तो इसी प्रकार से ये व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है क्या है, तो ये व्यवस्थाएं की जा सकती है। तो ये कम्युनिज्म जो लिया है, कहा जाता है कि ये स्पार्टा से लिया है, स्पार्टा में ऐसी व्यवस्थाएं थी, है ना। तो सर फिर ये यूटोपियन क्यों कहा गया, तो प्लेटो ने जो बनाया था और वो जो सिराक्यूज में जाके कोशिश किया एथेंस में लागू करने के लिए दिया था, वो तो लागू नहीं हुआ ना, इसलिए इसको बोला जाता है कि यूटोपियन था। लेकिन अगर कहा जाए कि ये प्लेटो ने जो कम्युनिज्म लिया है, ये एजुकेशन में उसने स्त्रियों और पुरुषों को बराबर माना है, वो कहां से लिया है, तो स्पार्टा से लिया है। तो स्पार्टा के सिस्टम और एथेंस के सिस्टम को उसने मिला दिया है ना। तो अभी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म है उसमें जो फैमिली होगा पर्सनल नहीं रहेगा, गार्जियन क्लास के लिए, और वो लोग स्टेट कंट्रोल जो व्यवस्थाएं होंगी वहां पे रहेंगे, बच्चे होंगे वहीं पे रहेंगे। आइए इस पे और ध्यान दीजिए, जो बच्चे होंगे वो अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि लंगर और लोहा पैदा हो गया तो फिर उसको पहाड़ी के ऊपर ढकेल दिया जाएगा, है ऐसा। हाँ, तो मानव अधिकार ये घड़ी है ना, वो घड़ी जो थोड़ी थे मानव अधिकार। तो ये अपना जो भी व्यवस्था बनाया था इसके एजुकेशन सिस्टम और इसके कम्युनिज्म में व्यवस्था थी कि जो बच्चे होना चाहिए वो अच्छे होना चाहिए, लेबिलिटी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म ले लिया और वो ऐसे लंगड़ा है, लूल्हा है, कुछ अच्छा है ही नहीं और खाए पिए और भार बन गया, ऐसा नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, इसको खत्म कर देना है। अब क्या वर्तमान समय में या आधुनिक समय में कुछ मिलता है, कैसे, चलो जर्मनी में क्या हुआ था, जब हिटलर आया था तो वो सीधा बोलता था नीली आंख वाले अच्छे होते हैं, नीली आंख वाले अच्छे होते हैं, वो जर्मन है, वो आर्यंस है, वो ओरिजिनल मैन है। नीली आंख वाले का वो पहचान करता था, नीली आंख नहीं है तो मार दिया जाए, ऐसा होता था। हाँ होता था, जर्मनी में हिटलर के समय ऐसा होता था, है ना। ये जो यहूदी थे उन लोगों को मारा जा रहा था ना, मारा गया कि नहीं ये तो आप जान रहे हैं, लगभग 60 लाख यहूदियों को उस जमाने में मारा गया था। तो हिटलर का मानना है कि ये अच्छा सर्वश्रेष्ठ, आर्यंस को सब सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन माना जाता है, बड़ा अच्छा होते हैं ऐसा माना जाता है। तो आर्यंस जो हैं वो जर्मन में कहा जा रहा है कि आर्यंस का आंखें जो होगा नीली होगा, ये कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, ये हष्ट पुष्ट रहता है, लंबा चौड़ा होता है, तो वही उसी को जीने का अधिकार है, बाकी सबको मार दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो व्यवस्थाएं कभी बदलती है और बिगड़ती है तो शुरू में तो देखने वाले को लगता है अच्छा उसके साथ हो रहा कोई बात नहीं, क्योंकि जब हिटलर मार रहा था यहूदियों को किसी आधार पे तो जर्मन को लगता है कोई बात नहीं ठीक है ना, क्योंकि हमारा थोड़ी हो रहा है। लेकिन व्यवस्था अगर खराब होती है तो हर किसी को रोकना होता है, क्योंकि हिटलर पहले उनको मारा, अब बाद में जर्मन पे भी पड़ गया कि अगर ठीक नहीं तो हटाओ, यहां तक कि बाद में वो बूढ़े को मरवा दिया था कि ये तो लेबिलिटीज है। तो हिटलर, तो समय समय की बात है, ऐसा होता है ना। तो चलो ये तो व्यवहार में सीधा दिख गया, प्लेटो केवल किताब में लिखा है, इसकी चीजें लागू हो नहीं पाया, पर आप अभी पढ़ने के लिए आप हैं तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्लेटो ने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया है दो के लिए, कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, या इसको बोलते हैं कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। कम्युनिज्म ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या है, वो किस पे लागू होता है और किस पे नहीं लागू होता है। नहीं लागू होता है प्रोड्यूसिंग क्लास, लागू होता है गार्जियन क्लास, इट मींस लागू हो रहा है प्लस पर किंग पे और सोल्जर पे, ठीक है।
एक्जुलरीज पे लागू हो रहा है। हाँ, एक्जुलरीज को लाते हैं, सहायक सैनिक को बोला जाता है एक्जुलरीज, तो उस पे लागू हो रहा है। हायर सैनिक है, लागू होगा। हाँ, हायर सोल्जर पे भी लागू होगा, फिलस्पर किंग पे भी लागू होगा। और क्या स्त्री पे लागू होगा? हाँ भाई, क्या राजा बन सकती है स्त्रियां? तो इसमें वो स्त्री पुरुष का भी भेद कर ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि कुत्ता कुतिया में भेद नहीं, तो स्त्री पुरुष में क्यों भेद, सब बराबर है। तो एजुकेशन, और 20 साल बाद जो पास होंगे वो लड़कियां भी पास होंगी, राजा भी पास होंगे, नहीं राजा रानी दोनों होंगे। तो लड़की पास होते 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 50 साल के बाद पास हो गई फाइनली, तो बनेगी फिलस्पर किंग, उसका नाम रहे फिलस्पर किंग, है ना। अब हिंदी में दार्शनिक रानी कह ले, ऐसा हो सकता है। तो इसमें स्त्री पुरुष दोनों है, वहां जेंडर के आधार पर भी भेद नहीं किया गया है। अच्छा, फैमिली में क्या है? फैमिली में यह है कि इन लोगों के पास ये फैमिली वाला भी इसी पे लागू होगा, गार्जियन क्लास पे, और इनके पास पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा। ऐसा ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा मेरा है, ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड बनेगा तो हाँ बताओ तुम्हारा ये नाम है और सन ऑफ ये नहीं लिखा रहेगा फलना, है ना। ये आधार कार्ड के सिस्टम में तुम्हारा नाम, फिर तुम्हारे बच्चे का नाम, फिर बेटी का नाम, ऐसा नहीं आएगा। राशन कार्ड ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, और बन भी रहा है तो इस टाइप का नहीं है। भारत अभी तत्कालीन वर्तमान भारत जो है उसके हिसाब से नहीं है, ठीक है। आप मोटा मोटी समझ गए, मतलब मैंने जो आपको बताया वो आप समझ गए हैं। मैंने तत्कालीन एथेंस की स्थितियों को वर्तमान भारत की स्थितियों के साथ तुलना कर दिया है। साथ में इधर भी बहुत सारे हमने मार्क्स और इस सब के बारे में, और प्लेटो और मार्क्स के जो कम्युनिज्म उस पर भी तुलना कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे आप बातें समझ चुके हैं। जब एक बार हम रिवाइज करेंगे अंतिम दिनों में तो होपफुली ये सब चीजें आपको याद रहेगी, मुझे लगता है। बाकी आपको रिवाइज करने हैं तो ये बात सब चीजें ठीक रहेगा। इसमें कुछ कोट्स वगैरह है वो आपको याद करने होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए जल्दी से। अब ये सारी बात हो गई तो हम पुनः मार्क्स को लाते हैं। मार्क्स क्या कहता है? और मार्क्स ने तो जो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म दिया था, आर्थिक निर्धारणवाद, वो तो कहता है तो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, हर जगह हर समय लागू था, और उसने तुलना करके दिखाया है। ये कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है कि वो कहता है कि जिसके पास धन संपत्ति है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है ना, जिसको कंट्रोल है तो वो तो ही राज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है कि वो राज नहीं करे, राज तो यही करेगा जिसके पास धन संपत्ति आर्थिक संसाधनों पे उसका कंट्रोल है। तो यहां आर्थिक संसाधनों पे कंट्रोल किसका है? प्रोड्यूसिंग क्लास का। तो भाई ये तो जब निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, मार्क्स कह के गया है, तो वो तो वहां लागू होना चाहिए। ये कैसे होगा? तो प्लेटो के समय ऐसा नहीं कि ये बात उस समय नहीं थी, प्लेटो के समय भी ये बात थी। तो प्लेटो ने इसके लिए एक उदात्त झूठ फैलाया था। उदात्त झूठ, इसको बोलते हैं नोबेल लाई, या इसको बोलते हैं रोयल लाई, यानी उदात्त झूठ है। ये उदात्त झूठ है। ये झूठ कैसा है? ये झूठ ऐसा है, एनालॉजिकल मेथड का यूज किया है, और वो बोलता है कि एक है गोल्ड, एक है सिल्वर, और एक है कॉपर। यानी कि उसने तुलना किया है, गोल्ड है, फिलस्फर किंग कौन है? गोल्ड से तुलना किया है, सैनिक वर्ग क्या है? सिल्वर से, और प्रोड्यूसिंग क्लास को कॉपर से। और कहता है ना कि धरती से उत्पन्न, है ना, धरती से ही ये तीनों धातुएं प्राप्त होती है। पृथ्वी ने तो कोई अंतर नहीं किया है, तीनों धातुएं प्राप्त हुई हैं कहां से? धरती से ही, पृथ्वी से ही, अर्थ से ही आया है। लेकिन तीनों धातुओं में उसके वैल्यूज में डिफरेंट है। इसका कीमत ज्यादा है, इसका उसके तुलना में कम है, और इसका उसके तुलना में भी कम है। तो चूंकि धातुएं जिस प्रकार से उत्पन्न हो रही है धरती से, इसी प्रकार से सब लोग मां के पेट से जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जो मूल्य होगा वो यहां पे निर्धारित होगा कि वो किस प्रकार का है, अपने आप को कैसे डेवलप किया है। तो अगर वो फिलस्फर किंग हो गया है तो वो गोल्ड के साथ उसका तुलना किया गया है, इसका मतलब कि ये ज्यादा महत्व है। और वो बोलता है इसको पूरा फैलाया जाएगा ताकि लोग बात को मान लें कि हाँ यही बात सही है। फिलस्फर किंग मतलब सीधा गोल्ड, है ना, सबसे मूल्यवान है ये, है ना। नहीं तो प्रोड्यूसिंग क्लास के पास पैसा है भाई, सारा कुछ उसी के पास है। मार्क्स को लेके आए तो वो तो सीधा बोलता है जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल है सब उसी का है। राज तो सुपर स्ट्रक्चर है, मार्क्स तो बोल ही रहा है। तो प्लेटो के में भी तो हो सकता है जो प्रोड्यूसिंग क्लास है सब उसी के पास है।
तो राजा जी जाए तो मार के भगा दे लेकिन और क्या, तो ऐसा नहीं है। वो इसकी व्यवस्थाओं को ये झूठ ना हो, मतलब ये टूटे नहीं, पैटर्न टूटे नहीं, लोग इस बात को स्वतः ही मान लें कि ये राजा हैं, ये फिलोसफर किंग है, इनका योद्धा बड़ा है। ये हर चीज को हर किसी के माइंड में बैठा देना है, तो इसके लिए बोला जाएगा नोबेल झूठ, रॉयल लाइज, है ना, नोबेल लाई, और इसको बोलते हैं उदात झूठ। तो इस कंसेप्ट को आप जरूर समझें कि जो नोबेल लाइज है वो किसके लिए है, ताकि जो तीनों क्लास है वो व्यवस्थाएं बना रहे, और प्लेटो इसको फैलाने की बात करता है। अगर मार्क्स के हम तुलना करके इसको देखें तो उस व्यवस्था से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो रॉयल लाई है, उदात झूठ है या नोबेल लाइज है, ये किससे संबंधित है, एसोसिएटेड किससे है, तो प्लेटो से है, बस इतना ध्यान आना चाहिए। और ये गोल्ड और सिल्वर और कॉपर की जो तुलना किया है अपने क्लासेस के साथ, तो ये बातें आपको ध्यान आना चाहिए। और ये तुलना करते समय आपको ध्यान रखना है कि ये एनालॉजिकल मेथड का वो यूज किया है यहाँ पे, है ना। तो इस सारी बातें आपको समझ में आ गई, यानी उदात, नोबेल या रॉयल झूठ क्या है, उदात झूठ क्या है ना। रॉयल को क्या बोलते हैं हिंदी में, शाही, यानी शाही झूठ, शाही झूठ है। ये तीनों क्लास व्यवस्थाएं बना रहे। अब देखिए भारत में अगर हम बात करें ब्राह्मण फैमिली, तो आज से बहुत पहले, आज वर्तमान समय में आप गांव वगैरह में जाएं तो पंडित जी चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, फटे हाल है उसका, लेकिन फिर भी मार्केट में निकल जाए तो लोग प्रणाम बाबा, गुरु लगली बाबा ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते? क्योंकि वो लोगों को समझा दिया गया है और कई पीढ़ियों से ये एक्सेप्ट हो गया है कि ये तो समाज में उच्च दर्जे के हैं। इसी प्रकार से प्लेटो कहता है जो ये रॉयल लाई है या नोबेल लाई है, इसके तहत, है ना, ये उदात झूठ के तहत ये व्यवस्थाएं ऐसी बना दी जाएगी, लोगों को ये समझा दिया जाएगा कि ये जो है एक गोल्ड के समान है, ये बड़ा मूल्यवान है। इनके सामने आते ही ये ना कहने कि हमारे पास इतना है, सर नवाना है ये व्यवस्था होगी, है ना। और इसके लिए उसने क्या किया है, सोल्जर क्लास को भी साथ में ले लिया, दोनों को एक साथ में करके जो राज्य का संचालन होगा उसके लिए वो बताता है कि स्टेट कंट्रोल जो होगा, उन लोगों के पास पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल फैमिली नहीं रहेगा, फिर भी ये व्यवस्थाएं चलेगी। इसके लिए उदात झूठ, नोबेल लाई, रॉयल लाई या शाही झूठ की व्यवस्था किया गया है। होपफुल ये बात आपको समझ में आ गई। और हम लोग प्लेटो से जुड़े हुए सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, बाकी जो शेष चीजें हैं वो आपको शेष बस लग रहा है, मैं उसके भी चर्चा कर चुका हूं। जो इसका जो स्टेट्समैन बुक है उसमें भी क्या लिखा है, हम लोग बुक वाला सेक्शन आप देखिएगा, उसमें हमने चर्चा कर लिया है। और द लॉज में उसने नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में चर्चा किया है, वो सब भी बातें हम लोग कर चुके हैं। इट मींस प्लेटो हम लोग पूर्ण रूप से खत्म कर दिए। अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम अरिस्टोटल स्टार्ट करेंगे। आपको बस एक काम करना है, इसको रिवाइज करते रहना है। जब छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से लगभग 10 दिन हम लोग को लग गया है केवल प्लेटो को पढ़ने में। तो आगे की जो क्लासेज है थोड़ा हम लोग तेज करने की कोशिश करेंगे और ये हो भी जाएगा, क्योंकि प्लेटो अरिस्टोटल जो है बड़ा सा है टॉपिक, तो इनको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, शरीर का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें और रिवाइज करना जरूरी है, ये करते चलें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड नाइट।